Hello children, hope all of us are doing good. Now the topic for today is nutrition in animals, and the key elements that we will study are holozoic nutrition, ingestion in different animals, feeding and digestion in amoeba, digestion in human beings, some ailments related to digestion and nutrition in grass eating animals. अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बॉडी को चाहिए और वो हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करते हैं. Now all the animals and human beings receive the required nutrition either directly from plants or indirectly by eating animals that eat plants. तो किसी भी फूड चेन को अगर आप देखो या किसी भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो तो उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. हर्बीवोर्स. अब हर्बीवोर्स क्या हैं? वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउ. सेकेंड कैटेगरी इज कार्निवोर्स. ये वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लायन. और थर्ड कैटेगरी है ओमनीवोर्स. ये वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स कुछ भी खा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स. अब ह्यूमन बीइंग्स ओमनीवोर्स हैं क्योंकि ये अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. जो खाना वो प्लांट से भी सोर्स कर सकते हैं या एनिमल से भी सोर्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हमारी दालें, फ्रूट, सब्जी एक्सेट्रा हैं ये हमें प्लांट से मिलता है, और जो एग, मिल्क, मीट, फिश वगैरह है ये हमें एनिमल से मिलता है. नाउ सम हर्बीवोर्स हैव मल्टीपल स्टमक्स to help break down the different parts of plant that omnivores and carnivores cannot. So here is an interesting activity. आपको एक लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट में आपने लिखना है कि जैसे ये डियर, टाइगर, काइट एटसेट्रा ये हर्बीवोर है, कार्निवोर है या ओमनीवोर है. Now let us look at what is holozoic nutrition. The method of intaking food in the form of solid organic matter is called holozoic nutrition. जब आप ऑर्गेनिक मैटर को अपने अंदर सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं, दैट इज कॉल्ड holozoic nutrition. और इसके 5 स्टेप्स हैं. पहला क्या है? इंजेशन. The process of taking food into the body of animal from external environment. मतलब बाहर से आप कोई फूड को जब अपने मुंह से या कैसे भी अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, that is called ingestion. सेकेंड स्टेप क्या है इस प्रोसेस का? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म्स. मतलब जो आपने खाना खाया है, अपने अंदर लिया है, अब उस खाने को छोटे छोटे स्मॉल सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है ताकि हमारे बॉडी के सेल्स उसको अब्जॉर्ब कर सकें. अब सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि एंजाइम्स जो हैं वो इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. इसके बाद का स्टेप क्या है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉल्यूबल फॉर्म में है, जो कि इजीली किसी लिक्विड में मिक्स हो सकते हैं, वो हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स कैसे अब्जॉर्ब करते हैं. सो दैट स्टेप इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन. इसके बाद क्या आता है कि बॉडी के सेल्स ने जो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लिया है उनको अब वो यूज कैसे करते हैं. दिस स्टेप इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इसके बाद हमारा 5th एंड फाइनल प्रोसेस क्या आता है कि जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, जिसे कि हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया, अब्जॉर्ब नहीं किया, अब उस वेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकालना है. दिस स्टेप इज कॉल्ड egestion. So let us look at the ingestion
इन डिफरेंट एनिमल्स। सबसे पहले हम देखेंगे अमीबा। अब अमीबा के जो सूडोपोडिया या फॉल्स फीट हैं, ये क्या करते हैं कि ये फूड के आसपास पहले तो घेरा करते हैं और फिर उस फूड को अपने अंदर बॉडी के अंदर ले लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम इज ऑल्सो अ सिंगल और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इनकी बॉडी पे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं सीलिया। अब सीलिया से ये फूड पार्टिकल्स को स्वीप करके अपना जहाँ पे इनकी माउथ वाली ओपनिंग है वहाँ से अंदर बॉडी के ले लेते हैं। थर्ड हम देखेंगे हाइड्रा। हाइड्रा के ऊपर ये जो आप टेंटिकल्स देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्टिंगिंग सेल्स और टेंटिकल्स। इनसे क्या होता है कि ये एक्वेटिक एनिमल या ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, इनके पास कोई भी इनका प्रे आता है जिसको कि ये खा सकते हैं, तो अपने टेंटिकल से ये उसको पैरालाइज कर देते हैं स्टिंग करके, उनको कुछ चुभा करके अपने टेंटिकल्स को पैरालाइज करते हैं, फिर उस फूड को या प्रे को अपने माउथ में पुश कर लेते हैं। नेक्स्ट वी कम टू मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई। इन ऑर्गेनिजम्स का जो माउथ है ना वो मॉडिफाइड है, वो एक फीडिंग ट्यूब की तरह है, तो उस फीडिंग ट्यूब से ये डायरेक्टली ब्लड या फिर नेक्टर जो भी इनको चाहिए वो डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर सक कर लेते हैं। नेक्स्ट वी कम टू फ्रॉग। अब फ्रॉग की जो टंग है वो बड़ी लंबी और स्टिकी होती है, तो जब भी कोई इसको प्रे अपना कैच करना है ये अपनी टंग को बाहर निकालते हैं, इस स्टिकी टंग में उनका प्रे फंस जाता है, चिपक जाता है एंड इमीडिएटली ये टंग अपने माउथ के अंदर लेके उसको खा लेते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द डक। डक की जो आगे बीक है ना उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब ये होल्स क्या काम करते हैं कि पानी और फूड पार्टिकल्स अपने इन होल से फिल्टर करके अपने माउथ के अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट वी कम टू ह्यूमन बीइंग्स। अब ह्यूमन बीइंग्स के पास तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड माउथ। अपने मुंह से वो खाने को अंदर लेते हैं। नाउ लेट अस लुक एट फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा इन अ लिटिल डिटेल। अब जैसे आपको बताया कि अमीबा यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये पानी में ही होता है। इसके सेल के आसपास एक बड़ी थिक मेम्ब्रेन होती है और बॉडी के बीच में डेंस न्यूक्लियस है और छोटे छोटे बबल्स हैं जिनको कि वैक्यूल्स कहते हैं। इन वैक्यूल्स में फ्लूइड होता है और साइटोप्लाज्म है बॉडी के अंदर। अब मूवमेंट के लिए या फूड को कैप्चर करने के लिए अमीबा के जो फॉल्स फीट हैं दैट इज स्यूडोपोडिया, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब जैसे ही अमीबा के पास कोई फूड पार्टिकल जैसे कि कोई प्लांट या एनिमल आया तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फूड या एनिमल आया तो ये क्या करते हैं कि अपने स्यूडोपोडिया को उस फूड के अराउंड लेके जाते हैं और उसको एनगल्फ यानी कि अपने एम्ब्रेस में ले लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ये फूड को अपने अंदर ले लेते हैं और वैक्यूल्स में से फिर इनके डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। अब डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होने के बाद ये फूड डिसॉल्व होना शुरू होता है। जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉल्यूबल फॉर्म में डायरेक्टली सेल के अंदर आ जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसके दूसरे साइड से वो स्यूडोपोडिया टाइप चीज़ खुलती है फॉल्स फीट और वो वेस्ट फूड को जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बाहर पुश कर देते हैं। So this is how feeding and digestion takes place in amoeba. So if you look at this diagram, you can easily see कैसे अमीबा के स्यूडोपोडिया फूड के आसपास जाके उसको सराउंड करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, फिर डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए उसको ये सिंगल सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये अब्जॉर्ब कर लेता है, असिमिलेट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे ये फिर ओपनिंग करके बाहर पुश कर देते हैं। नाउ लेट अस लुक एट डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब ह्यूमन बीइंग्स की जो डाइजेशन है वो अपने सेल्स के बाहर होती है। बॉडी इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्स, लेकिन हर सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होती
क्योंकि डाइजेशन बाहर होती है बॉडी के अंदर लेकिन सेल के बाहर, और बाद में वो न्यूट्रिएंट सेल के अंदर जाते हैं. सो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेल्युलर. इट इन्वॉल्व्स बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस. अब मैकेनिकल प्रोसेस क्या है कि फूड को माउथ के अंदर लेना, फिजिकली उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना. फिर उसके बाद केमिकल प्रोसेस होता है. केमिकल प्रोसेस में क्या है, एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं उस छोटे छोटे बहुत छोटे किए हुए खाने के पार्टिकल्स को फिर से ब्रेक डाउन करते हैं. अब वो ब्रेक डाउन के बाद क्या होता है कि जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉल्यूबल फॉर्म में क्रिएट होते हैं, और वो सॉल्यूबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स जो हैं फिर ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचते हैं. सो नाउ लेट अस look at the digestive system of human beings in its two parts. The first one is the alimentary canal and the second is the digestive glands. So we will begin with the alimentary canal. ये जो है एक long muscular tube like organ है, और अलग अलग जगह पे बॉडी के अलग अलग हिस्से में इस ट्यूब का डायामीटर या शेप थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है. अगर हम एडल्ट्स के एलिमेंट्री कनाल को देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 9 meters लॉन्ग. इट इज ओपनड एट बोथ एंड्स एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. द फर्स्ट इज द माउथ कैविटी. माउथ वो मुंह है, ओपनिंग है एलिमेंट्री कनाल की, जहां से फूड को अंदर लिया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है. और माउथ में क्या क्या है, टंग, टीथ एंड सलाइवा. सो इफ यू लुक एट द टंग, टंग जो है वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल से बना है एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. आप देखेंगे आप अपनी टंग मूव कर सकते हैं. टंग फ्रंट साइड से ओपन है, फ्री है ताकि ये मूव कर सके, लेकिन जो टंग की बैक है वो माउथ के साथ फिक्स्ड है. और टंग जो है इसको अगर आप देखें जो इसकी मूवमेंट है, टीथ के अगेंस्ट इसकी मूवमेंट से ही हम बोल पाते हैं या खाने को च्यू करके मूव करके स्वॉलो कर सकते हैं. सो लेट अस डू अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द डिफरेंट टेस्ट बड्स. अब हमारी जो टंग है इसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स हैं जिसके वजह से हमें टेस्ट पता चलता है कि स्वीट है, नमकीन है, खट्टा है या कड़वा है. अब इसको कैसे देखें कि टेस्ट बड्स कहाँ हैं. सो टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट टेस्ट बड्स, टेक लेमन जूस, बिटर गोर्ड यानी कि करेले का जूस, चीनी का सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन. अब आपने क्या करना है कि छोटे छोटे कॉटन स्वॉब्स लीजिए और उनके ऊपर अलग अलग कॉटन स्वॉब्स में ये जो सोल्यूशंस लिए हैं अलग अलग सोल्यूशंस की ड्रॉप्स डालिए. अब इन कॉटन स्वॉब्स को टंग के अलग अलग हिस्सों में लगा के देखिए कि आपको कहाँ पे कौन सा टेस्ट महसूस होता है. आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्वीट और सॉल्टी जो टेस्ट है आपको टंग के टिप पे या यहाँ साइड्स पे पता चलता है, और जो खट्टा टेस्ट है वो थोड़ा सा पीछे लेकिन साइड पे पता चलता है, और जो कड़वा टेस्ट है वो टंग के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में महसूस होता है. नाउ हमारी जो टंग है इसके ऊपर का हिस्सा बड़ा रफ और बम्पी होता है और जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत स्मूथ होता है. ये इसलिए क्योंकि जो छोटे छोटे बम्प्स हैं ना टंग के ऊपर वाले हिस्से में, इनको हम कहते हैं पेपिले. ये पेपिले क्या करते हैं कि फूड के ऊपर अपनी ग्रिप बनाते हैं ताकि जब हम च्यू कर रहे हैं और फूड को अपने मुंह में थोड़ा आसपास च्यू करते टाइम घुमाना है उसको हेल्प करता है. हमारे टेस्ट बड्स भी यही होते हैं. पीपल आर यूजुअली बॉर्न विद अबाउट 10,000 टेस्ट बड्स, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है बड़े सारे टेस्ट बड्स खत्म होते जाते हैं या मरते जाते हैं. सो एन ओल्ड पर्सन में हैव ओनली अबाउट 5,000 टेस्ट बड्स. लेकिन अगर हम टंग का यूज़ देखें तो क्या है, सबसे पहले हमें बात करने में हेल्प करता है. जब हम फूड को च्यू कर रहे हैं तो फूड को माउथ में घुमाने में हेल्प करता है. फिर यहीं पे फूड में सलाइवा मिक्स होता है
जिससे कि च्यूइंग भी आसान होती है और स्वॉलो करने में भी मदद मिलती है। और ये सलाइवा कहाँ बनता है? सलाइवरी ग्लैंड्स में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द माउथ विच इज टीथ। ये हार्ड बोन टाइप स्ट्रक्चर हैं टीथ। अब इनके भी बड़े यूजेस हैं। क्या? सबसे पहले तो ये बात करने में मदद करते हैं, और दूसरा जो हम खाना खाते हैं उसको बहुत छोटा छोटा सा च्यू करके, ग्राइंड करके इतना पतला कर देते हैं कि हम उसे स्वॉलो कर पाएं। नाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। आपने सुना होगा प्राइमरी टीथ, जिसे हम कई बार दूध के दांत या बेबी टीथ या डेसिड्यूस टीथ भी कहते हैं। ये वाले दांत जो हैं ये 20 होते हैं जनरली एक ह्यूमन बीइंग में, और 6 to 8 ईयर्स की एज तक ये दांत गिर जाते हैं। इनके बाद आते हैं सेकेंड सेट ऑफ टीथ विच आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ। अब ये जो परमानेंट टीथ हैं ये एडल्ट्स में 32 होते हैं, और इनका काम क्या है? खाने को बाइट करना, टीयर करना, और उनको इतना छोटा और महीन बना देना कि आप उसको स्वॉलो कर पाएं। अगर ये परमानेंट टीथ गिर जाएं या टूट जाएं तो इसके बाद दोबारा नहीं आते। Now here is an interesting activity to study the arrangement of human teeth. Now what you require is a set of denture and classroom friends. Now what you have to do is request your teacher to get a complete set of denture from the dentist who visits your school. Count the number of teeth and observe the different shapes of the teeth in each jaw. हमारा ऊपर और नीचे का जो जॉ है दोनों में स्टडी कीजिए। Ask your friend to open his or her mouth wide enough to be able to see all the teeth properly, and count the number of teeth and compare it with the denture. Now you will observe that the number of teeth per jaw in the denture is 16, representing the denture of an adult. Your friends will have only 14 teeth in each jaw according to your age. The shape of the individual tooth in your friend's jaw will be similar to that of the denture. Similarly, you can request your friend also to observe your denture and the denture that was brought by the teacher. Now, children like you have 28 permanent teeth. This is because the last 4 molars called wisdom teeth are yet to erupt. Now, let us look at the various types of teeth. Now there are 4 types of teeth in an adult human. So first type of teeth are the incisors. Now teeth in the front जो आगे हैं सबसे, they are called incisors, और ऊपर और नीचे के जॉ में 4 हैं. They are used for biting food. Next come the canine teeth. On either side of the incisors की दोनों साइड पे sharp pointed teeth हैं, इनको canines कहते हैं. They are used to tear the food and these are 2 in each jaw. 2 ऊपर 2 नीचे. Next we come to the premolars. Canines के पीछे या उनके बाद में आते हैं premolars. These are flat and ridged with small grooves. इनमें छोटे छोटे से grooves होते हैं. क्यों? क्योंकि ये फूड को क्रश और क्रैक करने का काम करते हैं. दोनों जॉज में 4 होते हैं. नेक्स्ट वी हैव दी मोलर्स. सो बिहाइंड द प्रीमोलर्स आर द मोलर्स. दे आर फ्लैट एंड वाइड. ये ऊपर और नीचे 6 होते हैं और इनका काम क्या है? खाने को ग्राइंड करना और खाने को च्यू करने में हेल्प करना. नाउ the wisdom teeth are the third and final set of molars in the people and generally they erupt during the teens or early 20s. अब दांत हमारे लिए इतने important हैं, so let us look at tooth decay and care of teeth. हमारे दांतों के ऊपर एक टफ, शाइनी और वाइट कलर की सरफेस होती है, that is called the enamel. लेकिन ये इनामल जो है ये डैमेज हो सकती है. क्यों? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उससे जो एसिड फॉर्मेशन होती है एक उससे, और दूसरी जो हमारे मुंह में, दांतों में अगर कुछ भी खाने के पार्टिकल्स रह जाएं
तो उनमें जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो ये बैक्टीरिया उन एसिड्स के साथ एक्ट करके उनमें से शुगर क्रिएट करते हैं। अब ये जो शुगर है ये येलो कलर के प्लाक के फॉर्म में आपके दांतों के ऊपर लग जाती है, और अगर आप इसको रिमूव नहीं करें या टीथ अपने साफ नहीं रखें तो वो एसिड और बैक्टीरिया से आपके टीथ के अंदर छोटे छोटे होल्स या कैविटीज बन जाते हैं, और ये इन्फेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी कैविटीज से आपके टीथ के नर्व्स तक पहुंच सकती है, जिससे कि आपको टूथेक या दांत में दर्द होता है। अब इसी बैक्टीरिया और एसिड की वजह से आपका टूथ डीके या डैमेज होता है, जिसके वजह से बैड ब्रेथ, दांतों में दर्द या ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो चॉकलेट्स या स्वीट्स वाली या कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो कम से कम कंज्यूम करनी चाहिए। अगर आप करते भी हैं तो दांतों को रेगुलरली ब्रश से साफ कीजिए, ताकि आपके मुंह में, दांतों में या कहीं पे भी कुछ भी फूड पार्टिकल्स रह ना जाएं। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द सलाइवा। हमारे मुंह के अंदर जो एक लिक्विड सा फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड सलाइवा, जिसे हम थूक भी कहते हैं। इसके अंदर बड़े सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो इनसॉल्यूबल स्टार्च होता है ना फूड के अंदर, उसको सॉल्यूबल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज द इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस आपके माउथ में, आपके मुंह में सलाइवा से स्टार्ट हो जाता है। आपने कभी नोटिस करा होगा कि अगर आप चपाती या ब्रेड का पीस थोड़ा च्यू करते हैं तो धीरे धीरे उसका टेस्ट जो है स्वीट लगना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि चपाती या ब्रेड के अंदर का जो स्टार्च है उसको एंजाइम्स जो कि सलाइवा में प्रेजेंट हैं वो धीरे धीरे सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। सो स्टार्च इज पार्शियली डाइजेस्टेड टू शुगर इन माउथ, and the combined action of teeth and saliva makes the food moist and soft so that it is easy to swallow. Now आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई आइसक्रीम, चॉकलेट या कोई और फूड जो आपको पसंद है उसको देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। वो जो पानी है वो सलाइवा है, और दिस इज एक्चुअली अ डाइजेस्टिव जूस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द salivary glands. नाउ ये सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ हैं? हमारे टंग के नीचे माउथ के अंदर ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जिससे कि ये सलाइवा या थूक प्रोड्यूस होती है। सो हियर इज अनदर एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, स्टार्च पाउडर, iodine solution, water and dropper. Take both the test tubes and mark them A and B. Half fill the test tube A with water and mix a pinch of starch powder to it in order to make starch solution. Pour half of the starch solution from test tube A to test tube B. Now put 3 milliliters of saliva from your mouth into test tube B and mix it by shaking. After 5 to 6 minutes, add a few drops of iodine solution to each of the test tubes. Now test tube A gives a blue-black color. In test tube B, no change in color is observed. Now since test tube A has starch solution, hence by adding iodine solution, the color of the solution changes to blue-black. Now test tube B also has starch solution, but it changes into sugar by the action of enzymes in saliva. Hence, no change in color is observed. Now let us look at the esophagus or the food pipe. जब हम फूड को च्यू कर लेते हैं और मुंह के अंदर पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, तो माउथ कैविटी से ये फेरिंग्स के थ्रू हमारे फूड पाइप में जाता है। दिस फूड पाइप और esophagus is a long tubular structure that runs along the neck and chest. अब इस esophagus में जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के एक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से मैकेनिकली जो हमारा फूड जो हमने स्वॉलो किया है वो माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंचता है।
So this movement of the wall muscles of the esophagus is called peristalsis. So peristalsis क्या है? ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ईसोफेगस के वॉल के मसल्स में, इसके वजह से जो फूड का स्वॉलोइंग एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट कॉजेस चोकिंग ड्यूरिंग ईटिंग? कभी कभी खाना खाते खाते हम चोक कर जाते हैं. होता ये है कि जो हमारी ईसोफेगस या फूड पाइप है उसी के साथ हमारी विंड पाइप भी लगी है. तो जब हम स्वॉलोइंग का एक्शन करते हैं तो जनरली हमारी विंड पाइप ऊपर से बंद हो जाती है ताकि जो खाना स्वॉलो कर रहे हैं वो फूड पाइप में जाए. कभी कभी क्या होता है, अगर खाना स्वॉलो करते टाइम या खाते टाइम हम बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं तो हमारी विंड पाइप के ऊपर जो वॉल्व है वो प्रॉपर्ली बंद नहीं होता. उसकी वजह से फूड पार्टिकल्स फूड पाइप में जाने की जगह थोड़ा थोड़ा विंड पाइप में आ जाते हैं जिससे कि चोकिंग होती है. नाउ लेट अस लुक एट स्टमक. अब फूड माउथ से गया ईसोफेगस या फूड पाइप में और फूड पाइप से स्टमक में पहुंच जाता है 10 सेकेंड्स के अंदर. नाउ स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन है जो कि थिक वॉल्ड पाउच है. नाउ दिस इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. आपके एब्डोमेन में ये लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है एंड इट इज द वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा पार्ट है आपकी एलिमेंट्री कनाल का. इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग और एक एडल्ट में का जो स्टमक है उसकी कैपेसिटी है 2 लीटर्स. स्टमक के अंदर एक इनर लाइनिंग है जिसमें से कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं और जो मेन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस हेल्प्स इन फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड. अब आपके स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसके ऊपर एक म्यूकस की चिपचिपी सी लेयर होती है. ये लेयर आपकी स्टमक की लाइनिंग को एसिड से डैमेज करने से बचाती है. अब क्योंकि एसिड है आपके स्टमक के अंदर, अब ये एसिड क्या करता है, एक तो फूड को डाइजेस्ट करता है और फूड में जो बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसा आता है उसको भी किल करता है. अब ये एसिड आपके स्टमक की लाइनिंग को हार्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है. तो ये जो म्यूकस की लेयर इस लाइनिंग के ऊपर है वो इसको प्रोटेक्ट करती है. और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं दे ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. Now, alcohol is directly absorbed by the stomach and carried by bloodstream straight to the brain. So, the stomach carries 3 mechanical tasks. A. The muscles of the upper part of the stomach relaxes to accept large quantities of the swallowed food and liquid materials. B. जो फूड मटेरियल है वो फिर उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस में मिक्स होता है ताकि उसको फर्दर उसमें से प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर सके. एंड थर्ड, जो स्टमक है इट एम्प्टीज ऑल इट्स कंटेंट्स स्लोली इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इन द स्टमक food is processed into a thick liquid called chyme. Now here is a very interesting information. Do you know how stomach was discovered? Actually, during 1822, a Canadian man, Alexis Stephen Martin, was badly hit by a bullet which had seriously damaged his chest wall and made a hole in his stomach. He was under the treatment of an American army doctor or surgeon, William Beaumont. The patient was saved, but the hole was not healed properly. Through this hole, the working of the stomach was observed by the doctor. He extracted and analyzed gastric juice and stomach contents at various stages of digestion. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. So this now brings us to the small intestine. Now, small intestine is also known as the small bowel. It is the largest portion of the digestive tract and is more than 6 meters long.
सारी डाइजेशन जो है मोस्टली वो अपर पार्ट ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इस पार्ट को कहते हैं डियोडेनम। यहाँ पे खाना जो है दो इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस जो कि लिवर और पैनक्रियाज से आते हैं उनसे मिक्स होता है। कुछ एंजाइम्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में भी प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टमक से जो चाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एंटर करता है और अलग अलग इंटेस्टाइनल जूसेस या डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके साथ मिक्स होता है और फिर जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, मतलब दे आर नाउ कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। जो इंटेस्टाइन की वॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, इसके अंदर हजारों छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको कहते हैं विली। अब ये विली क्या करते हैं, सबसे पहले तो सरफेस एरिया जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो सके उसको बढ़ा देते हैं। अब ईच विली में बड़ी फाइन ब्लड कैपिलरीज होती हैं बिल्कुल इसके सरफेस पे। तो जो न्यूट्रिएंट्स, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स अब डाइजेशन के बाद बन चुके हैं, ये न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन की वॉल्स में से इन कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में आते हैं और ब्लड से फिर ये जो अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं ये अलग अलग ऑर्गन्स और बॉडी के अलग अलग सेल्स एंड टिश्यूज तक पहुंचते हैं। जब अलग ऑर्गन्स और उनके सेल्स और टिश्यूज ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं यूज करने के लिए, तब होती है हमारी बॉडी के अंदर एसिमिलेशन। नाउ द अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, इमेजिन। This brings us now to the large intestines. जो undigested, unabsorbed food बच गया है along with water और कुछ और minerals जो कि बॉडी ने absorb नहीं करे, ये अब कहाँ आते हैं, large intestine में। large intestine small intestine से थोड़ा छोटा है लेकिन इसका diameter ज़्यादा है। So it is about 1.6 meter in length and 6 centimeter wide. It absorbs water and useful minerals from the watery mass of undigested food material. तो जो undigested food particles बच गए हैं जिसमें से कि water और minerals निकल गए हैं, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में जो बचा हुआ undigested food है इसको कहते हैं feces. अब इसको लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में स्टोर करता है और बाद में एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। नाउ वी कम टू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वो बॉडी के ऑर्गन्स जो कि एलिमेंट्री कनाल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं उनको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट वी हैव दी salivary gland. Now it is located in our mouth and secretes saliva which contains enzymes to break down the insoluble starch of the food into soluble sugar. तो पेप्सिन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट या इसेंशियल एंजाइम है। ये क्या करता है? ये प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? From the gastric gland located in stomach. Now we come to liver. लिवर जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है। ये स्टमक के जस्ट ऊपर राइट हैंड साइड पे सिचुएटेड है। ये बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है एंड इट सिक्रीट्स अ ग्रीन कलर्ड लिक्विड जिसको हम बाइल कहते हैं। बाइल इज अल्कलाइन इन नेचर and it helps to neutralize the acidity of food leaving the stomach. स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करता है। ये फैट को भी ब्रेक डाउन करता है एंड बाइल इज टेम्परेरीली स्टोर्ड इन अ हॉलो pear shaped organ called gallbladder attached to the liver. Now in the human beings the gallbladder contains about 40 milliliters of fluid. Now we come to pancreas. Pancreas जो है it is a leaf shaped gland और ये stomach के just नीचे present है।
ये क्या करता है, ये पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है विच एक्ट ऑन carbohydrates and proteins and changes them into simpler forms. So digestion of food is completed and carbohydrates are converted into glucose, proteins into amino acids and fats break down into fatty acids and glycerol. So digestion का process समझने के बाद let us look at some ailments related to digestion and the first one is belching. खाना खाते टाइम अगर आप एयर को भी स्वॉलो करते हो और वो एयर आपकी स्टमक में आ जाती है तो स्टमक क्या करता है, आपकी फूड पाइप या एसोफेगस के थ्रू उसको आपके मुंह की तरफ पुश करता है और मुंह से वो आप बाहर निकालते हो. दिस इज कॉल्ड बर्पिंग और बेल्चिंग. सो 3 or 4 बर्प्स आफ्टर अ मील इज कंसिडर्ड नॉर्मल, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो then it is perhaps sign of a medical condition like ulcer. Next comes diarrhea. ये वो कंडीशन है जिसमें आप 3 या ज़्यादा लूज और लिक्विड स्टूल्स आप हर रोज पास करते हो. Now it can be caused by infection due to bacteria, virus or parasites which spread through contaminated food, unclean drinking water or as a result of poor hygiene. अगर डायरिया हो जाए तो बॉडी में से फ्लूइड बहुत ज़्यादा निकल जाता है. इस कंडीशन को कहते हैं डिहाइड्रेशन. और बच्चों में या एडल्ट्स में अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो उनको क्या हम देते हैं, ORS विच इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. ये क्लीन पानी, सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर है. तो डायरिया अवॉइड करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए हैं? सबसे पहले तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करो. सेकंड, अपनी बॉडी और सराउंडिंग्स को क्लीन रखो. और तीसरी चीज़, सबको एजुकेट करो कि इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होती है. नेक्स्ट इज वॉमिटिंग. वॉमिटिंग या उल्टी क्या है? अगर जो आपके स्टमक के कंटेंट्स हैं वो फोर्सफुली आपके मुंह के थ्रू बाहर आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड वॉमिटिंग. अब इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. या तो कुछ आपने दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं जिससे कि आपको वॉमिटिंग हो रही है. कई लोगों को ट्रैवल सिकनेस होती है, मतलब ट्रैवल करते टाइम उनको वॉमिटिंग होती है. या फिर वॉमिटिंग किसी डिजीज़ का सिम्टम हो सकता है. नाउ वी कम टू हार्ट बर्न. हार्ट बर्न क्या है? आपने जो खाना खाया, आपके स्टमक में जब वो एसिड में डाइजेस्ट हो रहा है, अगर एसिडिटी ज़्यादा हो गई है तो क्या है कि आपका गलेट जो है उस एसिड को झेल नहीं सकता और आपको इरिटेशन होती है जब एसिड आपके स्टमक से ऊपर की तरफ थोड़ा ट्रैवल करता है. दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न. नाउ वी कम टू अपेंडिक्स. The large intestine has a tiny tube with closed end called the appendix. अब ये digestive tract का पार्ट है. कोई खास फंक्शन नहीं है इसका बॉडी में, लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो आपको इसको रिमूव कराना पड़ता है. Let us now look at nutrition in grass eating animals. Now grass eating animals have a very special way of digesting their food. Animals like goats, sheep, cows and buffaloes, they cannot digest the food they eat in one go. Why? Because they do not have the enzymes to break down cellulose, which is a type of carbohydrate present in the cell walls of the plants. These animals, what they do is they chew half digested food, and these animals are called ruminants. They bring back the swallowed food to chew it again. इनमें क्या होता है कि ये पहले फूड को च्यू करते हैं, उसके बाद इनका फूड जो है इनके स्टमक के किसी एक पार्ट में जाता है. वहाँ से ये स्वॉलोड फूड, जिसको कट कहते हैं, इसको वापस से माउथ तक लाते हैं, फिर इसको च्यू करते हैं. तब जब फुली डाइजेस्ट हो जाता है तब ये स्टमक के दूसरे पार्ट में जाता है. सो लेट अस लुक एट डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. तो ये जो रूमिनेंट्स हैं इनके पास बड़े बड़े च्यू करने के लिए टीथ हैं और पावरफुल जॉ मसल्स हैं. क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा च्यू करना पड़ता है. स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट्स: रूमेन, रेटिकुलम, ओमसम एंड अबोमसम.
जो हाफ च्यूड घास ये स्वॉलो करते हैं, सबसे पहले ये माउथ से जाता है र्यूमेन में, जो इनके कंपार्टमेंट्स में से सबसे बड़ा है। यहाँ पे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। अब रेटिकुलम में जो हाफ डाइजेस्टेड फूड स्टोर हुआ है, ये दोबारा से माउथ तक जाता है कड के फॉर्म में, ताकि इसको ये दोबारा से च्यू करें। दिस एक्शन, ये जो दोबारा से च्यू करने का एक्शन है, दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन। अब जो ये दोबारा से च्यू करा हुआ फूड है, इसको ये सेकेंड टाइम स्वॉलो करते हैं। ये फूड अब थर्ड चेम्बर में जाता है, जिसको कहते हैं ओमिसम। यहाँ पे ये और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, और जो इसमें वाटर एक्सेस में है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। लास्ट ऑफ ऑल ये फोर्थ चेम्बर में जाता है, दैट इज कॉल्ड ओबोमेसम। ये इनका ट्रू स्टमक है, और यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं जो इस फूड का प्रॉपर डाइजेशन करते हैं। So, what are the key takeaways from this chapter? Based upon the food eaten by different animals, all the animals are classified into 3 categories: herbivores, carnivores, and omnivores. Holozoic nutrition involves 5 steps. These are ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Digestion in humans takes place outside the cell in an enclosed structure. Hence, digestion in humans is extracellular. The digestive system of human beings consists of 2 main parts: alimentary canal and digestive glands. Teeth give the shape to our face and help us to speak clearly. 4 types of teeth occur in the adult humans: canine, incisor, premolar, and molar. The digestive system of ruminants have speciality in digesting cellulose. So, hope all the points in this chapter are clear, and answering questions based on these points will be easy.